हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम वर्ल्ड में। मैं हूं श्रीकांत और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतियोगिता दर्पण नवंबर 2023 का एडिशन। ठीक है, करंट अफेयर्स की पत्रिका है। वीडियो आने में लेट हो गई क्योंकि फेस्टिवल सीजन है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं प्रतियोगिता दर्पण करंट अफेयर्स राष्ट्रीय घटनाक्रम से। राष्ट्रीय घटनाक्रम में शुरू करें तो पहला है कि संसद के विशेष सत्र में नए संसद भवन में विधायी कार्य प्रारंभ। पुराने संसद भवन का नाम अब संविधान सदन। ठीक है, देखिए विधायी कार्य प्रारंभ हो गया है नए संसद भवन में और पुराने संसद भवन का नाम जो है उसका नाम अब कर दिया गया है संविधान सदन। ठीक है, देखिए भारत में जो संसद के 3 स्तरीय सामान्य प्रतिवर्ष होते हैं। ठीक है, 3 स्तरीय होता है। पहला है आपको बजट सत्र, फिर मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। ठीक है, और ये विशेष सत्र बुलाया गया। देखिए बजट सत्र में क्या होता है कि बजट सत्र जो है वो जनवरी के अंत में शुरू होता है और विशेष परिस्थिति में ही ये अप्रैल के अंत तक या फिर मई के पहले सप्ताह तक चलता है। ठीक है, मानसून सत्र जो होता है वो जुलाई से शुरू होता है और अगस्त तक चलता है। फिर शीतकालीन सत्र जो है वो नवंबर से शुरू होकर दिसंबर माह तक चलता है। ठीक है, और विशेष परिस्थितियों में देखें या किसी विशेष मुद्दे पर चर्चा हो तो उसके लिए केंद्र सरकार की जो सलाह पर विशेष सत्र जो है वो राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। ठीक है, अब देखा जाए ये जो विशेष सत्र बुलाया गया था ये 18 से 22 सितंबर 2023 को बुलाया गया था विशेष सत्र। ठीक है, और स्वतंत्रता के पश्चात अब तक केवल 9 अवसर ही ऐसे थे जब विशेष सत्र बुलाया गया है। ठीक है, और देखा जाए तो इस विशेष सत्र के शुरू होने से एक दिन पूर्व यानी कि 17 सितंबर को उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने नई संसद भवन में तिरंगा फहराया था। ठीक है, नई संसद भवन के पहले दिन कामकाज पुराने संसद भवन में ही हुआ। देखिए हुआ यूं कि 18 तारीख को इसका ओपनिंग होना था। ठीक है, नए संसद भवन का 17 तारीख को हुआ क्या कि जगदीप धनखड़ ने, जो कि उपराष्ट्रपति हैं हमारे, वो नई संसद भवन में तिरंगा फहराए एक दिन पहले। 18 तारीख को जो कार्य होना था वो पुराने वाले में ही हुआ। ठीक है, मतलब काम पुराने वाले में हुआ। और फिर 19 तारीख जब दूसरा दिन था, इसका शुरुआत का जो दूसरा दिन था यानी 19 सितंबर को, तो उस दिन जाकर नए संसद भवन में विधायी कामकाज शुरू हुआ। ठीक है, देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने पुराने संसद भवन में सांसदों की अंतिम बैठक को संबोधित किया और इस अंतिम सत्र में संविधान सभा से लेकर अब तक की विकास यात्रा की प्रधानमंत्री ने अपने 52 मिनट के संबोधन में किया। ठीक है, 52 मिनट का संबोधन किया था प्रधानमंत्री मोदी ने, जिसमें उन्होंने विकास यात्रा पर जोर दिया। अब देखा जाए तो इस संसद के इतिहास में काले अध्याय आपातकाल का जिक्र भी उन्होंने किया। उन नेताओं का सराहना भी उन संबोधन में किया गया जिन्होंने सफलतापूर्वक इस सदन का नेतृत्व वर्षों में किया है। ठीक है, और संसद सदस्य, स्पीकर एवं मंत्रीगण वो नई संसद भवन की कार्यवाही के लिए प्रस्थान कर गए। इसके साथ ही संसद भवन अब आधिकारिक रूप से देश का नया संसद हो गया। जब देश का आधिकारिक रूप से नया संसद भवन कौन हो गया, जो नया वाला बना है, तो इसलिए जो पुराना वाला है उस पुराने संसद भवन को नाम बदलकर अब कर दिया गया है संविधान सदन। ठीक है, जब ये कामकाज शुरू हुआ 19 तारीख को, जब दूसरा दिन था लेकिन काम पहला दिन शुरू हुआ। ठीक है, 19 सितंबर को जो नए संसद भवन में विधायी कार्य शुरू हुए तो उसमें वर्षों से जो लंबित महिला आरक्षण विधेयक था, जो 128वां संविधान संशोधन विधेयक था, उसको नारी शक्ति वंदना विधेयक नाम दिया गया और उसे प्रस्तुत करके सरकार ने उसको प्रस्तुत किया। ठीक है, सरकार ने इसे प्रस्तुत किया, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, नारी शक्ति वंदना विधेयक जो है इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक में यहीं तक था। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है महिला आरक्षण अधिनियम 106 संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है, 18 से 22 सितंबर को जब देश का नए संसद भवन में स्थानांतरण हुआ, विशेष सत्र आहूत किया गया। ठीक है, और 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी के दिन जो विधि मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल ने महिला आरक्षण विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया। ठीक है, और नए संसद भवन में जो स्थानांतरण के पश्चात जो पहला सत्र था उसमें लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं, दिल्ली विधानसभा सहित में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने के लिए बहुप्रतीक्षित महिला आरक्षण विधेयक, जिसे नारी शक्ति वंदना विधेयक नाम दिया गया है। ठीक है, और ये मूलतः कहा जाए तो ये 128वां संविधान संशोधन विधेयक था। ठीक है, लेकिन जब अधिनियमित हो गया तो ये 106वां संविधान संशोधन बन गया।
ठीक है। 106वां संविधान संशोधन अधिनियम बना और संसद के दोनों सदनों में से पारित कर दिया गया। ठीक है। नए संसद भवन में पहले विधायी कार्य था, दिवस कब था? तो ये 19 सितंबर 2023 को हुआ था, गणेश चतुर्थी के दिन। ठीक है। देखिए, ये आरक्षण जो है नई जनगणना और परिसीमन के बाद ही प्रभावित होने की बात इस अधिनियम में कही गई है। ठीक है। नई जनगणना होगी और उसमें जो परिसीमन होगा, ठीक है, तो इसको प्रभावी किया जाएगा। और इस संविधान के अनुच्छेद 330 के जरिए, ठीक है, संविधान का जो अनुच्छेद है 330, उसके जरिए अगर देखा जाए तो जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा की 131 सीटें पहले से ही इन दोनों वर्गों के लिए आरक्षित है। और इन आरक्षित सीटों में ही एससी एसटी महिलाओं के लिए 33% सीटें पारित किए गए अधिनियम के तहत स्वतः ही आरक्षित होंगी। कहने का मतलब ये है कि जो अनुसूचित जाति यानी एससी और एसटी की जो सीटें हैं लोकसभा में, वो 131 सीटें आरक्षित हैं। उन्हीं 131 सीटों में से 33% दोनों का, मतलब एससी का और एसटी का 33% सीटें जो है वो आरक्षित किए जाएंगे महिलाओं के लिए। ठीक है, इन दोनों वर्गों से। इसमें आपको एससी एसटी या ओबीसी वर्ग के लिए अलग से आरक्षण का प्रावधान इसमें नहीं है। ठीक है, जो उसमें है। ठीक है, देखिए 20 सितंबर 2023 को 454 और 2 मतों से भारी बहुमत से ये लोकसभा में पारित हो गया। ठीक है, पक्ष में 454 थे, विपक्ष में 2 होंगे और इन दोनों के मतांतर से इसे भारी बहुमत से लोकसभा में पारित किया गया। देखा जाए तो एआईएमआईएम का जो पार्टी है, ये पार्टी है असदुद्दीन ओवैसी की, इसने विरोध किया इसका और लोकसभा में पारित होने के अगले ही दिन राज्यसभा में भी ये पारित हो गया। ठीक है, फिर 29 सितंबर को राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के अनुमोदन प्राप्त हो गया, जिसके साथ ही कानून का रूप इसने ले लिया। 106वां संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में इसे अधिसूचित कर दिया गया। देखा जाए तो महिलाओं का जो 33% आरक्षण दिलाने के लिए सर्वप्रथम अगर कहा जाए तो एचडी देवेगौड़ा के नेतृत्व वाली जो यूनाइटेड फ्रंट सरकार थी, उसने 81वां संविधान संशोधन विधेयक 12 सितंबर 1996 को लोकसभा में प्रस्तुत किया था। ठीक है, 186वां संविधान संशोधन पारित किया लाया था कब? तो ये 12 सितंबर 1996 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था इसे। ठीक है, और 106वां संविधान संशोधन अधिनियम नए परिसीमन तथा नई जनगणना के पश्चात अब ये लागू होगा। प्रभावी होने पर लोकसभा की जो 543 सीटें पे 181 और राज्य विधानसभाओं की जो 4123 सीटें हैं, उसमें से 1374 सीटें अब महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। ठीक है, जो मौजूदा स्थिति है 543 सीटें, उसमें से 181 सीटें महिलाओं की होगी और राज्य विधानसभाओं में जो 4123 है, पूरे भारत में 4123 सीटें हैं, उसमें 1374 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। देखा जाए तो राज्यसभा तथा केंद्र शासित पुदुचेरी विधानसभा के लिए ये आरक्षण अभी लागू नहीं होगा। ठीक है, राज्यसभा राज्यसभा में ये लागू नहीं होगा और केंद्र शासित प्रदेश है पुदुचेरी विधानसभा, वहां ये लागू नहीं होगा। देखा जाए देखा जाए तो जो मौजूदा संवैधानिक प्रावधान है उसके तहत 3 श्रेणी में सांसद लोकसभा के हैं। ठीक है, 3 श्रेणी में चुने जाते हैं। सामान्य श्रेणी जो जनरल कैटेगरी के लिए चुने जाते हैं, जनरल कैटेगरी, फिर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए चुने जाते हैं। 3 कैटेगरी है। ठीक है, जिसमें आपको अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कुल 131 सीटें हैं। सिर्फ इन दोनों कैटेगरी के लिए, एससी और एसटी के लिए 131 सीटें हैं। इन 3 श्रेणियों में जो महिलाओं का जो आरक्षण होगा वो 33% का प्रावधान होगा नए वाले जो पारित किए गए संविधान संशोधन अधिनियम है 106वां संविधान संशोधन उसमें। और इस प्रकार जो 131 सीटें हैं उसका 1/3 यानी 1/3 जो होगा वो महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि जो नए परिसीमन में सीटों की जो संख्या में वृद्धि होने पर महिलाओं के लिए जो आरक्षित सीटों की संख्या है उसमें भी वृद्धि होगी। पारित किए गए संविधान संशोधन अधिनियम में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का यह प्रावधान जो है वो 15 वर्ष के लिए लागू किया जाएगा और इसके बाद समीक्षा में यदि आरक्षण की अवधि बढ़ाने के लिए सहमति बनी तो इसका विस्तार किया जा सकेगा। ठीक है, ये 15 साल के लिए लागू हो गया है और 15 साल के बाद इसकी समीक्षा होगी और उसमें अगर जरूरत पड़ेगा, ठीक है, इसको अवधि को बढ़ाने के लिए तो उसको फिर से बढ़ाया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है एक देश एक चुनाव के लिए संबंधित पहलुओं पर विचार हेतु
पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का गठन। तो देखा जाए तो 2 सितंबर को एक देश एक चुनाव की इस धारणा की संभावनाएं तलाशने में तथा इस दिशा में आवश्यक सुझाव के लिए 8 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। और इस समिति का जो अध्यक्ष बने हैं वो पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद को बनाया गया है। और समिति में 7 अन्य सदस्य भी हैं, जिसमें आपको केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल के जो कांग्रेस के नेता हैं अधीर रंजन चौधरी, समिति का सदस्य बनने से इन्हें इनकार कर दिया है। ठीक है। फिर राज्यसभा में विपक्ष के नेता रह चुके गुलाम नबी आजाद, वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे एन.के. सिंह, लोकसभा के पूर्व महासचिव सुभाष कश्यप, वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे एवं सतर्कता आयोग के पूर्व अध्यक्ष संजय कोठारी शामिल किए गए। ठीक है। और इस जो विधि एवं न्याय मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार जो विधि मंत्रालय के सचिव हैं नितिन चंद्र, इस समिति के सचिव बनाए गए हैं इन्हें। और जबकि केंद्रीय विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में इस समिति की बैठक में शामिल होंगे। 23 सितंबर 2023 को इसकी पहली औपचारिक बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। और इस कानून का उद्देश्य है कि देश में पंचायत, नगर निकाय से लेकर सभी विधानसभाओं, लोकसभाओं तक के सभी चुनाव एक साथ ही संपन्न कराने की दिशा में सरकार ने कदम उठाए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट चीता, 1 वर्ष पूर्ण। ठीक है। प्रोजेक्ट चीता का जो 1 वर्ष पूरा हो गया है। ठीक है। देखिए 17 सितंबर को प्रोजेक्ट चीता का 1 वर्ष पूरा हुआ। और भारत में चीतों के जो विलुप्त होने की जो लगभग 75 वर्ष के पश्चात देश में उनके पुनर्वास के लिए 2022 में ये प्रोजेक्ट चीता शुरू किया गया था। ठीक है। भारत में चीते जो है वैसे विलुप्त हो गए थे। ठीक है। 75 साल हो गए विलुप्त घोषित किए हुए, और उस 75 साल के बाद ये फिर से पुनर्वास स्टार्ट किया गया है 2022 में, और नाम दिया गया था प्रोजेक्ट चीता। इस प्रोजेक्ट के तहत हुआ यूं कि नामीबिया से लाकर 8 चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में 17 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर छोड़ा गया था। ठीक है। और 18 फरवरी 2023 को 12 अन्य चीते दक्षिण अफ्रीका से लाकर कूनो नेशनल पार्क में ही छोड़े गए। ठीक है। और इनमें से लाए गए चीतों में 6 वयस्क चीतों की मौत हो चुकी है पिछले 1 वर्ष में। और नामीबिया से लाए गए जो 8 चीतों में से एक मादा चीते ने 4 शावकों को जन्म दिया था मार्च 2023 में, जिनमें से 3 की मौत हो गई है, एक अभी भी है। ठीक है। और काफी हेल्दी है। और पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 1 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 17 सितंबर 2023 को कूनो राष्ट्रीय पार्क में चीता परियोजना के सफल कार्यान्वयन का एक रिपोर्ट जो है वो मंत्रालय ने जारी किया है। और रिपोर्ट में बताया है कि इस प्रोजेक्ट के जो अल्पकालिक सफलता के लिए 6 मानदंड प्रोजेक्ट के लिए कार्य योजना यानी एक्शन प्लान में निर्धारित किए गए। इनमें 4 को पूरा किया गया है, 4 पहले ही पूरा हो चुका है। और इसमें से प्रवासी चीतों के 50% का जीवित रहना यानी 50% सर्वाइवल ऑफ द इंट्रोड्यूस्ड चीता है। ठीक है। और होम रेंज की स्थापना, कूनों में शावकों का जन्म, चीता ट्रैकर्स की नियुक्तियां, कूनों के आसपास के क्षेत्रों की भूमि की मूल्य की वृद्धि के माध्यम से स्थानीय समुदायों के राजस्व में योगदान हुआ। ठीक है। और देखा जाए तो रिपोर्ट के अनुसार कहा गया है कि अधिकांश चीते जो हैं वो भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप अपने आप को ढाल रहे हैं। 75 वर्ष के अंतराल के पश्चात किसी मादा चीते ने भारत की धरती पर शावकों को जन्म दिया है। और इनमें से एक जीवित शावक जो है अब 6 माह का है। ठीक है। और ये सामान्य रूप से बड़ा हो रहा है। मंत्रालय की रिपोर्ट में और कहा गया है कि प्रोजेक्ट चीता ने स्थानीय समुदाय को संगठित किया और उन्हें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार द्वारा आजीविका के विकल्प प्रदान किए हैं। एक दीर्घकालिक परियोजना होने के नाते दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और अन्य अफ्रीकी देशों से 12 से 14 चीते अगले 5 वर्षों तक प्रति वर्ष, ठीक है, यानी कि हर साल, उसके पश्चात आवश्यकता के आधार पर लाया जाएगा। ठीक है। चलिए इसमें आगे है कि चीतों के लिए जो देश का अन्य वैकल्पिक स्थल है, कूनो नेशनल पार्क के बाद जो अन्य वैकल्पिक स्थल है वो है गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य और नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य, इसे तैयार किया जा रहा है। और रिपोर्ट के अनुसार चीतों के अगले बैच को मध्य प्रदेश में ही गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य में
लाने की योजना बनाई गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है C-295 परिवहन विमान भी अब भारतीय वायुसेना में। ठीक है, देखिए 13 सितंबर को सेविले स्पेन स्थित यूरोपियन विमान कंपनी एयरबेस डिफेंस एंड स्पेस, ठीक है, एयरबस डिफेंस एंड स्पेस जो है उसने स्पेन में सेविले स्थित उत्पादन इकाई में भारतीय वायुसेना के लिए पहले एयरबस C-295 परिवहन विमान का सेविले में भारतीय वायुसेना अध्यक्ष एयरफील्ड मार्शल बी.आर. चौधरी को सौंप दिया। इसे वायुसेना की गाजियाबाद स्थित हिंडन एयरबेस पर तैनात किया गया है और ऐसा दूसरा C-295 विमान जो है वो 2024 तक भारत को सौंपा जाएगा। ठीक है, देखिए भारत को कुल 16 C-295 विमान तैयार हालत में स्पेन से प्राप्त किए जाएंगे। ठीक है, कुल 16 मिलेंगे स्पेन से, लेकिन जो 40 विमान का उत्पादन गुजरात बड़ोदरा में किया जाएगा। ठीक है, और ये टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। कहाँ? तो गुजरात के बड़ोदरा में। 16 लाया जाएगा आपको स्पेन से और 40 भारत में ही बनेगा। और ये भारत का पहला स्वदेशी C-295 विमान जो होगा वो 2026 में बन सकेगा। ठीक है, जो भारत में बनेगा वो 2026 में बनेगा। ठीक है, मई 2024 में भारत को प्राप्त होगा स्पेन से दूसरा, और उसके बाद हर महीने एक विमान भारत आएगा। ठीक है, हर महीने एक विमान वहां से आएगा। और देखा जाए तो वायुसेना के लिए जो है कुल 56 विमानों की यूरोप के एयरबस डिफेंस स्पेस कंपनी के साथ लगभग 21,935 करोड़ रुपए का अनुबंध है रक्षा मंत्रालय का। और 25 सितंबर 2023 को C-295 विमान को भारत ड्रोन शक्ति 2023 समारोह में भारतीय वायुसेना में औपचारिक रूप से इसे शामिल किया गया है। देखा जाए इसकी जो क्षमता है वो है कि 5 से 10 टन वजन या एक बार में अपने साथ 71 सैनिकों या 44 पैरा ट्रूप्स के साथ 24 स्ट्रेचर्स जो है उसको ले जाने तथा 480 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 11 घंटे तक उड़ान भरने में सक्षम है। 320 मीटर की दूरी में ही ये टेक ऑफ करने में सक्षम है और ये विमान केवल 670 मीटर की दूरी में ही लैंडिंग कर सकता है। ठीक है, ये इसकी क्षमता है। चलिए आगे देखें तो ये जो है वायुसेना में यह अत्याधुनिक विमान जो है एवरो एवरो 748 विमान का स्थान लेंगे ये। ठीक है, एवरो 748 विमान जो है उनको 6 दशक पूर्व वायुसेना में शामिल किया गया था, ये उसके स्थान पर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है 100 स्वदेशी LCA Mark 1A और खरीदने की वायुसेना की योजना। देखा जाए तो स्वदेश निर्मित LCA Mark 1A तेजस विमान का उन्नत संस्करण है, उसे वायुसेना में चरणबद्ध तरीके से मिग श्रृंखला के विमान का स्थान लेंगे। देखा जाए तो वर्ष 2021 में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ 83 अन्य LCA Mark 1A विमान की खरीद के लिए अनुबंध किया जा चुका है। वायुसेना को उनकी डिलीवरी जो है वो फरवरी 2024 में प्रारंभ होगी और ऐसे 100 और विमान खरीदने का वायुसेना का इरादा है। तेजस विमान की उन्नत संस्करण जो है LCA Mark 1A, इसमें प्रयुक्त जो 65% जो सामग्री है, जो इक्विपमेंट्स लगे हैं वो स्वदेशी हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है गहरे समुद्र में समुद्रयान की लॉन्चिंग 2026 में संभावित। ठीक है, देखिए अभी चंद्रयान गया, फिर कुछ दिन में गगनयान जाने वाला है, सूर्य की ओर आदित्य L1 गया है, अब भारत जो है वो समुद्रयान जाने वाला है। समुद्रयान जिसका नाम दिया गया है मत्स्य 6000। ठीक है, देखिए 11 सितंबर को भूविज्ञान मंत्री किरण रिजिजू ने बताया कि गहरे समुद्र में स्रोतों एवं जैव विविधता के अध्ययन के लिए 3 लोगों को मत्स्य 6000 के जरिए गहरे समुद्र में भेजा जाएगा। समुद्र में 6000 मीटर की गहराई तक समुद्रयान भेजने की भूविज्ञान मंत्रालय की योजना है और इस समुद्रयान यानी पनडुब्बी को मत्स्य 6000 नाम दिया गया है। ठीक है, देखिए इसका जो निर्माण है वो चेन्नई स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी के द्वारा किया जा रहा है और समुद्रयान जो मत्स्य 6000 की लॉन्चिंग जो है वो 2026 में संभावित है। गहरे समुद्र में निकल, कोबाल्ट जैसे कई दुर्लभ खनिज उपलब्ध है।
ठीक है, ये वैज्ञानिकों का मानना है कि समुद्र में निकल और कोबाल्ट जैसे कई दुर्लभ खनिज उपलब्ध हैं और ये एक डीप ओशन मिशन है जिसे ब्लू इकोनॉमी को विकसित करने के लिए किया जा रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है शांति निकेतन तथा होयसल के पवित्र मंदिर समूह यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल। तो देखा जाए तो 10 से 15 सितंबर को विश्व धरोहर सूची में शांति निकेतन तथा होयसल पवित्र मंदिर समूह को शामिल करने का निर्णय यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की सऊदी अरब में रियाद में संपन्न 45वीं सत्र में बैठक में लिया गया। ठीक है, 45वीं सत्र की बैठक में ये निर्णय लिया गया। देखा जाए तो इन्हें मिलाकर यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में जो भारतीय स्थल शामिल है वो कुल अब 42 हो गई है। शांति निकेतन के बारे में देखें तो शांति निकेतन जो है वो पश्चिम बंगाल में कोलकाता से 180 किलोमीटर उत्तर की ओर वीरभूम जिले में स्थित है और ये विश्व भारती की प्रसिद्धि के चलते इसे विश्व भारती के नाम से भी जाना जाता है। होयसल के पवित्र मंदिर समूह के बारे में देखें तो ये कर्नाटक में स्थित है जिसमें बेल्लूर, हलेबीड, सोमनाथपुर के पवित्र मंदिर शामिल हैं। होयसल जो है वो दक्षिण भारत का एक प्राचीन राजवंश था जहां 10वीं से 14वीं सदी में 317 वर्ष तक इसने राज किया था। आगे देखें तो यूनेस्को की जो विश्व विरासत समिति की रियाद के संपन्न जो बैठक है उसमें भारत के उपयुक्त दो स्थलों सहित विभिन्न देशों के कुल 45 स्थलों को इस वर्ष विश्व सूची विरासत में शामिल किया गया है। ठीक है, कुल 45 को शामिल किया गया है जिसमें भारत के 2 हैं और ये 36 को सांस्कृतिक स्थलों की श्रेणी में और 9 को प्राकृतिक स्थलों की श्रेणी में शामिल किया गया। अब इस सूची में कुल मिलाकर 1199 शामिल हो चुके हैं। इनमें से 933 स्थल जो है वो सांस्कृतिक स्थल की श्रेणी में है, 227 प्राकृतिक स्थलों की श्रेणी में है तथा 39 स्थल जो है वो मिक्स श्रेणी में है, मतलब मिश्रित श्रेणी में शामिल है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024। देखा जाए तो सितंबर 2023 में विश्व की उच्च शैक्षणिक संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों की जो टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 जारी की गई है। इस वर्ष की रैंकिंग में 108 देशों या क्षेत्रों के 1904 विश्वविद्यालय को शामिल किया गया है। भारत की 91 विश्वविद्यालय संस्थानों ने इसमें स्थान बनाया है। इसके साथ ही भारत चौथे स्थान पर है। सर्वाधिक 169 विश्वविद्यालय अमेरिका के हैं। भारत का एकमात्र जिसने 250 में स्थान बनाया है वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु का। ठीक है, मतलब टॉप 250 में, टॉप 250 में जो एकमात्र भारतीय संस्थान है वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस बेंगलुरु का। ठीक है, और अन्य भारतीय विश्वविद्यालय हैं जो 500 से 600 के बीच रैंकिंग में है, जो कि अन्ना यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, फिर महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी, सुलीन यूनिवर्सिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट साइंस, ये जो है वो 500 से 600 के बीच में है, बाकी उसके बाद है। ठीक है, चलिए आगे देखिए इसमें कि टाइम्स रैंकिंग की जो 2024 में जो पहले 10 स्थान है, ठीक है, जो 10 स्थान जो पहले 10 है उसमें आपको विश्वविद्यालय संस्थानों में देखा जाए तो अमेरिका के 3 हैं, बस सॉरी, अमेरिका के हैं और 3 ब्रिटेन के हैं। टॉप 10 में 7 जो है, ठीक है, 7 जो है वो अमेरिका के हैं और 3 ब्रिटेन के हैं। उसमें आपको पहले स्थान पर है यूनाइटेड किंगडम यानी यूके का यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, दूसरे स्थान पर यूएसए का है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, तीसरे स्थान पर है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूएसए का, फिर चौथे स्थान पर है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, पांचवें स्थान पर है यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज यूके का, छठे स्थान पर है प्रिंसटन यूनिवर्सिटी यूएसए का, सातवें स्थान पर है कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूएसए का, आठवें स्थान पर है इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन यूके का, फिर 9वें स्थान पे है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बार्कले यूएसए का और 10वें स्थान पे है येल यूनिवर्सिटी यूएसए का। ठीक है, ये टॉप 10 है, टॉप 10 यूनिवर्सिटीज का नाम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं हम लोग अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम में कि G20 शिखर सम्मेलन का नई दिल्ली में सफल आयोजन। तो देखा जाए तो 9 से 10 सितंबर को विश्व की विकसित और उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के समूह जो G20 का है उसका 18वां विश्व शिखर सम्मेलन जो है वो भारत की मेजबानी में संपन्न हुआ। 18वां शिखर सम्मेलन था और भारत की मेजबानी में संपन्न हुआ, नई दिल्ली में हुआ है। देखा जाए तो इसका जो आयोजन का अत्यधिक भव्य और सुव्यवस्थित तरीके से प्रगति मैदान में भारत मॉडर्न इंटरनेशनल एग्जीबिशन कन्वेंशन सेंटर में हुआ है। इसका थीम जो था वो था वसुधैव कुटुंबकम यानी वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर।
देखा जाए तो 1 दिसंबर 2022 से ही शिखर सम्मेलन का आयोजन था तथा 1 वर्ष तक समूह की गतिविधियों का संचालन हेतु भारत को यह प्राप्त हो गया था। ठीक है। G20 के राष्ट्र अध्यक्षों के अतिरिक्त अन्य विशेष आमंत्रितों में आपको बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी, मॉरिशस के प्रधानमंत्री, नीदरलैंड के प्रधानमंत्री, नाइजीरिया के राष्ट्रपति, सिंगापुर के प्रधानमंत्री और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के अतिरिक्त अफ्रीकी संघ शामिल हुए थे। ठीक है। और अफ्रीकी संघ जो है, अफ्रीकी संघ को देखा जाए तो वो G20 का 21वां स्थायी सदस्य इस शिखर सम्मेलन में बनाया गया है। इसके अध्यक्ष हैं अजाली अस्मानी। ठीक है, ये भी शामिल हुए थे। फिर देखा जाए तो प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संस्थानों की प्रतिनिधि देखें तो जो है जैसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव अंटोनियो गुटेरेस, विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस गैब्रियेसस, विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के जो प्रबंधक निदेशक हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक नागोजी ओकोजो इवेल भी सम्मेलन में भाग लेने वालों में शामिल थे। ठीक है। और देखा जाए तो खाद्य सुरक्षा, जलवायु एवं ऊर्जा विकास, स्वास्थ्य एवं डिजिटाइजेशन आदि मुद्दे पर 2 दिन तक इस शिखर सम्मेलन में चर्चा हुई, जो मुख्य बिंदु थे इसके। और प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व कल्याण के लिए सभी देशों को एक साथ चलने की बात कही। वैश्विक कूटनीति में चल रहे जो तनावपूर्ण माहौल है उसको वसुधैव कुटुंबकम का नारा देते हुए सकारात्मकता के संचार का प्रयास उन्होंने किया। अगर देखें तो अन्य सत्र में जलवायु निगरानी के लिए G20 उपग्रह का प्रस्ताव प्रधानमंत्री मोदी ने किया। इससे प्राप्त जलवायु व मौसम संबंधी आंकड़े सभी देश, विशेषतः ग्लोबल साउथ के देशों के साथ साझा करने की बात कही। देखा जाए तो G20 सम्मेलन की एक वित्त संबंधी बैठक में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए निर्धन एवं विकासशील देशों में वित्तीय समावेश कार्यक्रम चलाने की भारत द्वारा प्रस्तावित एजेंडे को G20 ने मंजूरी दे दी। ठीक है, G20 देशों ने इसकी मंजूरी दे दी। फिर मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक के प्रारूप में परिवर्तन कर उसे और अधिक मजबूत बनाने की बात भी विकास के भारतीय एजेंडे में शामिल था। और बड़ी कंपनी द्वारा विभिन्न देशों में किए जाने वाले जो व्यापार और करों को विवेकीकरण के लिए एक अंतरराष्ट्रीय टैक्स प्रणाली विकसित करने को सभी देशों की सहमति इस सम्मेलन में दी गई। देखा जाए तो सम्मेलन के इतर एक कार्यक्रम में स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस बनाने की घोषणा की गई। ठीक है, ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस बनाने की घोषणा की गई। और एक अन्य कार्यक्रम के तहत भारत व अमेरिका ने चीन की BRI जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना है उसके प्रत्युत्तर में एक भारत मध्य पूर्व यूरोपीय आर्थिक गलियारा जिसे कहते हैं इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, ठीक है, इसके निर्माण की घोषणा अलग से की गई। और इस कॉरिडोर के जरिए भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात, जॉर्डन और यूरोप के बीच व्यापार आसान हो जाएगा। फिर कि तीसरे और अंतिम सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने वैश्विक संरचना एवं स्वरूप में हुए परिवर्तनों का हवाला देते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधारों की आवश्यकता को पुनः प्रतिपादित किया। और घोषणा पत्र के सभी 83 बिंदुओं पर निर्विरोध सभी ने स्वीकार किया। ठीक है, घोषणा पत्र के जो 83 बिंदु थे उसमें सभी ने इसको स्वीकार किया, निर्विरोध स्वीकार किया। और G20 का जो अगला 19वां सम्मेलन होगा वो 2024 में होगा, रियो द जेनेरियो में, ब्राजील में। ठीक है। और G20 की अध्यक्षता का प्रतीक जो है गेवल जो है वो ब्राजील के राष्ट्रपति लूला ड सिल्वा को सौंप दिया गया। G20 की अध्यक्षता 1 दिसंबर 2023 से औपचारिक रूप से ब्राजील के पास आ जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है आसियान का 43वां शिखर सम्मेलन। ठीक है, आसियान का 43वां शिखर सम्मेलन और संबंधित बैठक जो है वो जकार्ता में संपन्न हुआ। ठीक है, तो देखिए 5 से 7 सितंबर को दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देशों के समूह आसियान जिसे कहते हैं एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, उसका 43वां शिखर सम्मेलन और उससे संबंधित जो विभिन्न अन्य बैठकें हैं वो इंडोनेशिया के जकार्ता में संपन्न हुआ है। और भारत आसियान का सदस्य नहीं है लेकिन वार्ता का भागीदार है, मतलब डायलॉग पार्टनर होने के नाते आसियान की अलग से बैठक होती है जैसे आसियान प्लस भारत। इस बैठक में ये प्रतिवर्ष ये होता है, उसमें भाग लेता है। ठीक है, और आसियान के जो 10 सदस्य देश अगर देखें तो वो है आपको इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, म्यांमार,
सिंगापुर, कंबोडिया, लाओस, ब्रुनेई, थाईलैंड, वियतनाम ये सब शामिल है। और शीघ्र ही अब इसमें तिमोर लेस्ते भी इसका 11वां सदस्य होगा। ठीक है, देखिए इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति हैं वो है जोको विडोडो। जोको विडोडो की अध्यक्षता में ये आसियान का सम्मेलन हुआ था और स्थिति सामान्य करने के लिए आसियान द्वारा म्यांमार को 2021 में सुझाई गई जो 5 सूत्रीय योजना थी, ठीक है, जो म्यांमार की स्थिति है उसको सुधारने के लिए, स्थिति को सामान्य करने के लिए 5 सूत्रीय योजना दिया गया था। उसमें म्यांमार जो है वो विफल रहा। ठीक है, और उच्च सैन्य पदाधिकारी और अनेक उनके द्वारा जो नामित प्रतिनिधि मंडल हैं उसकी आसियान शिखर सम्मेलन में भागीदारी को भी इस बार प्रतिबंधित रखा गया था। देखा जाए तो इसी के साथ जो चक्रानुसार, मतलब कि एक चक्र के हिसाब से जो चलता है कि म्यांमार का जो बैठक कहाँ-कहाँ होता है एक चक्र के अनुसार, ठीक है? तो उसमें आपको म्यांमार के लिए 2026 के लिए जो निर्धारित आसियान की अध्यक्षता थी, उसको भी रद्द कर दिया गया। ठीक है? और ये अध्यक्षता अब चली गई है फिलीपींस को। ठीक है? देखिए, इस समूह का जो आदर्श वाक्य है, मतलब मोटो जो है, वो है वन विजन, वन आइडेंटिटी और वन कम्युनिटी। ठीक है, वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी, ये था इसका आदर्श वाक्य। आसियान दक्षिण पूर्व एशिया के 10 राष्ट्रों का एक संगठन है जिसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 8 अगस्त 1967 को। ठीक है, 5 देशों के साथ इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, और अभी 10 है और 11वां तिमोर लेस्ते को इस बार जोड़ा गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है कि आसियान भारत का 20वां शिखर सम्मेलन। ठीक है, आसियान सम्मेलन के साथ साथ आसियान प्लस भारत वार्ता भी होती है। ठीक है, और उसमें देखा जाए तो 7 सितंबर 2023 को जकार्ता में आसियान का जो भारत संपन्न हुआ था आसियान, उसके साथ साथ भारत के साथ जो 20वां शिखर सम्मेलन है, जो भारत के साथ हुआ आसियान का, वो 20वां शिखर सम्मेलन था और उसकी अध्यक्षता भी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने की थी। और भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने खुद इस सम्मेलन को संबोधित किया और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ भारत के गहरे आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों का उन्होंने उल्लेख किया है। देखा जाए तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में जो आसियान की केंद्रीयता है, उसकी पुष्टि करने के साथ-साथ आसियान को भारत की एक्ट ईस्ट नीति का केंद्रीय स्तंभ उन्होंने बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्ट ईस्ट नीति का केंद्रीय स्तंभ बताया है आसियान को। और भारत ने जो आसियान के सहयोग को मजबूत करने के लिए 12 सूत्री, ठीक है, कुल 12 सूत्री प्रस्ताव भी प्रस्तुत किए हैं। ठीक है, देखा जाए तो जो डिजिटल बदलाव व वित्तीय कनेक्टिविटी में सहयोग पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए, ठीक है, डिजिटल भविष्य के लिए आसियान भारत कोष की स्थापना की घोषणा की। पारस्परिक सहयोग के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा, साथ साथ खाद्य सुरक्षा के लिए एक साझा घोषणा पत्र भी अलग से इस सम्मेलन में जारी किया गया। देखा जाए तो भारत व आसियान देशों के बीच जो समुद्री सहयोग के लिए भी पहली बार साझा घोषणा पत्र इस शिखर सम्मेलन में जारी किया गया है। और तिमोर लेस्ते की जो राजधानी है वह दिल्ली है। इसमें भारतीय दूतावास खोलने की घोषणा भी की गई है। ठीक है, 11वां सदस्य है तिमोर लेस्ते आसियान का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है 18वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन। तो 7 सितंबर 2023 को आसियान सम्मेलन के साथ ही 18वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन यानी ईस्ट एशिया समिट का आयोजन जकार्ता में हुआ। और आसियान के 10 सदस्यों के अतिरिक्त 8 अन्य सदस्य देश, उन 8 में देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, भारत, न्यूजीलैंड, रूस और दक्षिण कोरिया और अमेरिका है, ये भागीदार रहते हैं। ठीक है, और भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं किया इस सम्मेलन को। और हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति एवं सुरक्षा का मुद्दा इस सम्मेलन में हावी रहा। भारतीय प्रधानमंत्री ने ऐसे हिंद प्रशांत क्षेत्र की आवश्यकता बताई जहां समुद्र पर कानून को लेकर संयुक्त राष्ट्र के समझौते, यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी सहित दूसरे अंतर्राष्ट्रीय कानून समान रूप से लागू हो, तथा जहां नौवहन और उड़ान, ठीक है, स्वतंत्रता हो, नौवहन का और उड़ानों का स्वतंत्रता हो, और जहां सभी के लाभ के सागर, ठीक है, सभी के लाभ के सागर के लिए आचार संहिता प्रभावकारी हो। ठीक है, चलिए इसमें आगे है कि जलवायु परिवर्तन, साइबर सिक्योरिटी, भोजन, स्वास्थ्य एवं ऊर्जा संबंधित चुनौतियों का भी उल्लेख किया।
ठीक है, प्रधानमंत्री ने इन सभी चीजों का उल्लेख किया और बताया कि अपनी G20 अध्यक्षता में इन अहम मुद्दों पर भारत ने फोकस किया था। संयुक्त घोषणा पत्र जो आया था, ठीक है, जो संयुक्त जो घोषणा पत्र है, उसमें 34 बिंदुओं पर सहमति बनी थी और पूर्वी एशिया में रणनीतिक, राजनीतिक, आर्थिक संपन्नता के लिए सहयोग संवर्धन इनमें शामिल है। पूर्वी एशिया क्षेत्र के विकास के लिए वर्ष 2024 से 2028 तक एक एजेंट को अंतिम रूप इसमें दिया गया। आगामी 19वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन लाओस की मेजबानी में अक्टूबर-नवंबर 2024 में आसियान के 45वें शिखर सम्मेलन के दौरान संपन्न होगा और आसियान का आगामी जो 44वां शिखर सम्मेलन होगा, वो लाओस की मेजबानी में ही अप्रैल-मई 2024 में प्रस्तावित है और 45वां सम्मेलन जो होगा वो अक्टूबर-नवंबर 2024 में होना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एमरसन मनांगाग्वा, जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचित। तो देखा जाए तो 23 अगस्त को जिम्बाब्वे में संपन्न जो राष्ट्रपति पद के चुनाव हुए, उसमें निवर्तमान राष्ट्रपति एमरसन मनांगाग्वा जो है वो लगातार दूसरे और अंतिम कार्यकाल के लिए निर्वाचित हुए। वहां 2 बार 2 कार्यकाल के लिए बनाया जा सकता है और ये दूसरा कार्यकाल और अंतिम कार्यकाल है उनका। फिर सत्तारूढ़ पार्टी जो है जानूफ, ठीक है, जानूफ पार्टी ने मंगाग्वा 80 वर्षीय हैं और उन्होंने 53% मत प्राप्त किया और इनके जो प्रतिद्वंदी हैं नेल्सन चालीसा, ठीक है, वो सिटीजन्स कोलिजन फॉर चेंज पार्टी के हैं जिन्होंने 44% मत उन्हें प्राप्त हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है भारतीय मूल के अर्थशास्त्री हैं थर्मन सनमुगरत्नम, सिंगापुर के नए राष्ट्रपति। देखा जाए तो 1 सितंबर को सिंगापुर में राष्ट्रपति पद के लिए संपन्न चुनाव में भारतीय मूल के थर्मन सनमुगरत्नम जो है वो निर्वाचित हुए हैं। ये 66 वर्षीय हैं और ये देश के 9वें राष्ट्रपति बने हैं। 70.4% मत प्राप्त हुआ है इन्हें और 16 सितंबर को शपथ ग्रहण किया इन्होंने। सिंगापुर में राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। सिंगापुर में ही जन्मे हैं, 66 वर्षीय हैं थर्मन सनमुगरत्नम। वो मूलतः कहा जाए तो वो एक अर्थशास्त्री है और पिछले 2 दशकों से भी अधिक समय तक सत्तारूढ़ पीपुल्स एक्शन पार्टी के साथ रहते हुए सार्वजनिक क्षेत्र और मंत्री पदों पर उन्होंने कार्य किया है। चलिए नेक्स्ट देखें। अगला टॉपिक है भूमध्य सागरीय तूफान डैनियल। डैनियल से लीबिया के तटीय शहर डेर्ना में बाढ़ से तबाही। ठीक है, लीबिया का एक तटीय शहर है डेर्ना, जहां बाढ़ से काफी तबाही हुई है और जो जो तूफान आया है उसका नाम है डैनियल। देखा जाए तो 10 सितंबर को भूमध्य सागर से उठे जो भीषण डैनियल तूफान था, उसके कारण काफी विनाशकारी स्थिति पैदा हुई और पूर्वी लीबिया के तटीय इलाकों में ये बहुत ज्यादा विनाशकारी स्थिति उत्पन्न रही। ठीक है, जिसमें आपको देखा जाए तो जो तटवर्तीय क्षेत्र हैं, आपको डेर्ना, सूसा, अल बायदा, ये आदि शहर जो है वो बाढ़ से भारी क्षति हुई है यहाँ पर और सर्वाधिक क्षति डेर्ना में हुई है, जहां 10,000 से अधिक लोगों की मौत की पुष्टि हुई है 20 सितंबर तक और जबकि हजारों लोग लापता थे। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अगर हम लोग देखें तो पोर्ट सिटी जो है डेर्ना, उसके पास 2 डैम तूफान के कारण टूट गए और उनका पानी जो है वो पूरे शहर में फैल गया। हजारों लोग बहकर समुद्र में जा डूबे। ठीक है, और इस पंक्ति को जब तक लिखा गया था, मतलब इस प्रतियोगिता दर्पण की जो पंक्ति है उसको जब तक लिखा गया था, उस समय तक 11,000 से अधिक लोगों की मरने की पुष्टि हो चुकी थी और लगभग 10,000 से अधिक लोग लापता थे। 21,000 से अधिक मौत होने की आशंका व्यक्त की गई है इसमें। ठीक है, कीचड़ और मलबे में फंसे शवों से जो दुर्गंध फैल रही है, उससे महामारी फैलने की आशंका राहत दलों ने व्यक्त की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखें। अगला टॉपिक है कि भारत और बांग्लादेश के बीच वार्षिक रक्षा वार्ता का 5वां दौर ढाका में संपन्न। देखा जाए तो 28 अगस्त को भारत और बांग्लादेश के बीच वार्षिक रक्षा वार्ता का जो 5वां दौर था वो ढाका में संपन्न हुआ। भारत की ओर से रक्षा सचिव गिरधर अरमाने ने अब बांग्लादेशी समकक्ष लेफ्टिनेंट जनरल वकार उज जमान के साथ बैठक की अध्यक्षता की और दोनों देशों के बीच जो मौजूदा रक्षा सहयोग की समीक्षा की गई है और उस पर जो संतुष्टि जाहिर की गई है। ठीक है, दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यासों की संख्या को बढ़ाने पर भी बल दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें।
नेक्स्ट टॉपिक है अफ्रीकी देश गैबॉन। गैबॉन में सेना द्वारा निर्वाचित सरकार का तख्ता पलट। ठीक है, गैबॉन जो है वहां तख्ता पलट हो गया। इससे पहले आपको नाइजर में भी हुआ था, अफ्रीकी कंट्री है नाइजर, वहां भी तख्ता पलट हुआ था, और अब गैबॉन में हुआ है। अगस्त 2023 में अफ्रीका की एक अन्य देश जो गैबॉन है, वहां सेना ने निर्वाचित सरकार का सत्ता पलटते हुए सत्ता पर नियंत्रित किया। और देखा जाए तो 30 अगस्त को जो मध्य अफ्रीकी देश है गैबॉन, उनकी सेना ने सत्ता पर कब्जा की घोषणा की और राष्ट्रपति अली बोंगो ओंडिम्बा को गिरफ्तार कर नजरबंद कर लिया। 26 अगस्त को संपन्न चुनाव में उन्हें तीसरी बार पुनर्निर्वाचित घोषित किया गया था और 30 अगस्त को ही तीसरे कार्यकाल के लिए कार्यभार वह संभालने वाले थे, लेकिन 30 अगस्त को ही राष्ट्रपति अली बोंगो ओडिम्बा को गिरफ्तार किया गया और नजरबंद कर लिया गया। ठीक है, तो जनरल ब्राइस सी ओलिग्यू नगुएमा ने स्वयं को संक्रमणकालीन राष्ट्रपति घोषित करते हुए रेमंड नंडोंगबीमा को अंतरिम प्रधानमंत्री वहां घोषित किया है। ठीक है, देखिए अफ्रीका का सबसे भ्रष्ट नेता में गिने जाते थे अली बोंगो। 2009 से अपने पिता ओमर बोंगो के निधन के बाद वह सत्ता पर कब्जा जमाए हुए थे और इनसे उनके पूर्व पिताजी जो थे उनके, वो 41 वर्ष तक देश में शासन किए थे। ठीक है, 41 वर्ष तक। ठीक है, और गैबॉन की जो जनसंख्या है वो लगभग 20 लाख है। फ्रांस से स्वतंत्रता मिलने के पश्चात 62 वर्षों में 56 वर्ष तक बोंगो परिवार का ही शासन रहा है। ठीक है, जो 62 वर्ष हुए हुए से फ्रांस से स्वतंत्रता मिले हुए, उसमें 56 वर्ष ये बोंगो परिवार का रहा, जिसमें आपको 41 वर्ष तो उनके पिताजी ने शासन किया था। ठीक है, और अफ्रीका का ये 8वां बड़ा तेल उत्पादक देश है। ओपेक के साथ साथ ये राष्ट्रमंडल का भी सदस्य है। ठीक है, राष्ट्रमंडल की उसकी सदस्यता को भी आंशिक रूप से भी निलंबित कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा के 78वें सत्र में विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर का प्रभावशाली संबोधन। ये 78वां सत्र था संयुक्त राष्ट्र संघ का महासभा का, जिसमें डॉक्टर जयशंकर ने प्रभावशाली संबोधन किया और ये 5 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा का 78वां सत्र प्रारंभ हुआ था। 26 सितंबर को भारत की ओर से विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने संबोधित किया और 17 मिनट के अपने संबोधन में नियम आधारित ऑर्डर व संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सम्मान का आह्वान सभी देशों से करते हुए दूसरे देशों के अतिरिक्त मामलों में दखल न देने का आह्वान भी उन्होंने किया। आतंकवाद के विरुद्ध स्पष्ट कहा कि आतंकवाद, उग्रवाद या हिंसा पर प्रतिक्रिया राजनीतिक सहूलियत से नहीं होनी चाहिए। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता है और कहा कि वह दिन बीत गए जब कुछ राष्ट्र एजेंडा तय करते थे और उम्मीद करते थे कि वो दूसरे दूसरे की भी उनकी बात मान ले। ठीक है, ये उम्मीद करते थे कि दूसरे भी उनकी बात मान ले। ठीक है, देखिए, और भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि हम अग्रणी बनने की आकांक्षा रखते हैं, तो ये आत्म प्रशंसा के लिए नहीं बल्कि बड़ी जिम्मेदारी उठाने तथा और अधिक योगदान करने के लिए। गुटनिरपेक्ष के युग से निकलकर हमने विश्व मित्र की अवधारणा विकसित की है। भारत की पहल पर ही अफ्रीकी संघ जो है G20 का सदस्य बना है। इस सत्र में भारतीय विदेश मंत्री के संबोधन का एक बड़ा हिस्सा वैश्विक मंच पर भारत के बढ़ते कद और उसकी नेतृत्व क्षमता को सामने लाने का भी केंद्रित रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बेनी एस्ट्रॉइड। बेनू एस्ट्रॉइड जो है, बेनू एस्ट्रॉइड से पत्थर के टुकड़े लाने के लिए नासा के ओसिरिस रेक्स यान का 7 वर्षीय मिशन सफल हो गया। देखा जाए तो 24 सितंबर 2023 को 7 वर्ष पूर्व रवाना किया गया ओसिरिस रेक्स यान अपने मिशन की कामयाबी के पश्चात पृथ्वी पर वापस लौटा है। ये यान धरती से लगभग 8.23 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर बेनू क्षुद्र ग्रह से चट्टान पत्थरों के टुकड़ों के सैंपल लाने के लिए अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा भेजा गया था। ठीक है, देखा जाए तो वैज्ञानिकों का मानना है कि बेनू और अन्य क्षुद्र ग्रह जो है वो 4.5 अरब वर्ष पूर्व सौरमंडल की शुरुआत से ही बने हैं और ये क्षुद्र ग्रह जो हैं वो ग्रहों के बनने के बाद बचे हुए पदार्थ हैं और इनके गहन अध्ययन करके सौरमंडल की उत्पत्ति के संबंध में जानकारी एकत्रित की जा सकती है। ठीक है, और ओसिरिस रेक्स को जो है वो 8 सितंबर 2016 को एटलस V411 रॉकेट के जरिए
केप कैनावरल से रवाना किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखें। आगे है कि 620 करोड़ किलोमीटर 620 करोड़ किलोमीटर की यात्रा तय करके पृथ्वी से 1 लाख किलोमीटर की दूरी पर इसके बेनु के सैंपल से भरे कैप्सूल को खुद से अलग किया और 24 सितंबर को इस कैप्सूल को पैराशूट के जरिए शॉर्ट लेक सिटी के पश्चिम में उटाह रेगिस्तान में उतारा गया। ओसिरिस रेक्स मिशन किसी एस्टेरॉइड की सतह से पत्थर के टुकड़े लाने का अमेरिका का पहला मिशन है। ठीक है, जापान ने ऐसा मिशन किया है, ठीक है, लेकिन ये अमेरिका का ऐसा पहला मिशन है। अब मूव करते हैं हम लोग आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य की ओर। पहला है जून 2023 के अंत में भारत पर विदेशी ऋण, आरबीआई की रिपोर्ट। तो देखा जाए तो 28 सितंबर को भारत पर विदेशी ऋण की स्थिति में इस संबंध में रिजर्व बैंक ने अपनी ताजा रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो कुल विदेशी ऋण जो है भारत पर वो है 629.1 अरब डॉलर, जिसमें दीर्घकालिक ऋण है 505.5 अरब डॉलर और कुल विदेशी ऋण में दीर्घकालिक ऋण का भाग अगर देखें तो वह है 80.4%। ठीक है, मतलब कुल ऋण जो है 629.1 अरब डॉलर है, तो उसमें 80.4% जो है वो आपको दीर्घकालिक ऋण है और ये दीर्घकालिक ऋण कितना है तो 505.5 अरब डॉलर। फिर अल्पकालिक मतलब कम समय के लिए, कम अवधि के लिए जो अल्पकालिक ऋण होता है वो है 123.6 अरब डॉलर है। ठीक है, और कुल विदेशी ऋण अल्पकालिक ऋण का भाग अगर देखें यानी कि 629.1 में देखें तो अल्पकालिक है 19.6%। जीडीपी के प्रतिशत के रूप में अगर कुल विदेशी ऋण देखें तो यह 18.6%। कुल विदेशी ऋण में जो रियायती ऋण का भाग है वो है 7.8%। और मुद्राओं की दृष्टि से जो विदेशी ऋण की संरचना है तो डॉलर में जो विदेशी ऋण है वो 54.4% है। रुपए मूल्य में जो विदेशी ऋण है वो 30.4% है। एसडीआर के रूप में है 5.9%, येन के रूप में है 5.7% और यूरो के रूप में है 3%। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है एयर इंडिया में विस्तारा के विलय को प्रतिस्पर्धा आयोग की मंजूरी। तो देखा जाए तो 1 सितंबर 2023 को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने टाटा सन्स के स्वामित्व वाली जो एयर इंडिया है उसमें टाटा एसआईए एयरलाइंस यानी टीएसएएल विस्तारा के विलय को मंजूरी प्रदान की है। टीएसएएल जो विस्तारा है वो एयर इंडिया लिमिटेड में विलय के उपरांत एयर इंडिया लिमिटेड का अस्तित्व बरकरार रहेगा। 218 विमान के बेड़े के साथ ये भारत की सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय कैरियर तथा दूसरी बड़ी डोमेस्टिक कैरियर विमान सेवा कंपनी बन जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक कॉरिडोर। ठीक है, देखा जाए तो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर है। तो 9 सितंबर को मध्य पूर्व एशिया के रास्ते भारत व यूरोप के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाकर व्यापार के विस्तार के लिए भारत व अमेरिका ने मित्र राष्ट्र के साथ मिलकर एक कॉरिडोर का निर्माण किया और इस निर्माण का घोषणा किया और इस परियोजना का जो नाम दिया है वो है भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक कॉरिडोर, मतलब इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। इसके तहत रेल लाइन, सड़क, बंदरगाह का नेटवर्क होगा जिनके जरिए आयात व निर्यात सुगमता से होगी। इस परियोजना के तहत भारत को एक शिपिंग रूट के माध्यम से पश्चिमी एशिया से जोड़ा जाएगा, जहां एक रेल नेटवर्क विभिन्न देशों से होता हुआ यूरोप से जुड़ेगा। भारत और अमेरिका के अतिरिक्त यहाँ पर सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, इटली, जर्मनी सहित यूरोपीय संघ भी इस परियोजना में शामिल है। ठीक है, चलिए आगे देखें। तो कॉरिडोर की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भविष्य में यह भारतीय अर्थव्यवस्था को पश्चिम एशिया और यूरोप के देशों की अर्थव्यवस्थाओं से जोड़ने वाला अहम अध्याय बनेगा। उन्होंने कहा कि कॉरिडोर जो है वो निर्धन और विकासशील देशों की प्रगति में तेजी लाएगा और इसमें सभी देशों की संप्रभुता अखंडता का ख्याल रखा जाएगा। भारत व अमेरिका द्वारा यह प्रस्तावित जो आर्थिक गलियारा का प्रस्तुत है वस्तुतः आपको चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है बीआरआई जिसे कहा गया है उसके प्रत्युत्तर के रूप में इसको देखा जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है 2023-24 में 332 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य।
तो जो 2023-24 में देश का जो खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य है वो है 332 मिलियन टन, ठीक है, और जिसमें 161.2 मिलियन टन जो है वो सिर्फ रबी के तहत होगा, ठीक है, सिर्फ रबी के तहत रबी के समय जो है रबी फसल के तहत इसको प्राप्त करने का लक्ष्य है। 2023-24 में जो खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य में देखें तो दलहन में है 29.25 मिलियन टन, यानी कि 18.1 मिलियन टन का उत्पादन रबी मौसम में लक्ष्य है, ठीक है। 29.25 मिलियन टन में से 18.1 मिलियन टन का उत्पादन कब होगा? तो रबी मौसम में होगा। और तिलहन तिलहन जो है वो 44 मिलियन टन का लक्ष्य है, जिसमें 14.5 मिलियन टन रबी मौसम में लक्ष्य है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वैश्विक नवाचार रैंकिंग 2023 यानी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023। 27 सितंबर को वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की वर्ष 2023 की वैश्विक नवाचार सूचकांक रिपोर्ट विश्व भर में जारी की गई। इस सूचकांक की गणना विभिन्न देशों के आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक घटनाओं पर कड़ी नजर रखते हुए की जाती है। विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, आईएमएफ जो है विश्व अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन, यूनिसेफ जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के आंकड़े पर आधारित है ये वैश्विक नवाचार रैंकिंग। और इसमें देखा जाए तो 80 विभिन्न जानकारी के आधार पर इसे तैयार किया गया है, ठीक है। और ये सूचकांक किसी अर्थव्यवस्था की नवाचार की क्षमता और इस दिशा में उनकी सफलता का आकलन करता है। सूचकांक का जो मान है वो 0 से 100 के बीच है। मतलब सूचकांक अगर अधिक होगा तो देशों की स्थिति बेहतर होने की संकेत है। मतलब जिस तरह से 100 की ओर जाएगा उसकी स्थिति और बेहतर होने की संकेत है। सूचकांक में जो कुल देश शामिल है वहां है 132। वैश्विक नवाचार यानी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में कुल 132 देशों को शामिल किया गया है और भारत का जो स्थान दिया गया है वो 40वां स्थान है। और मान कितना है तो 38.1, मतलब 100 में 38.1। सूचकांक में जो प्रथम 5 देश के बारे में हम लोग देखें तो पहले स्थान पे है स्विट्जरलैंड, जिसका मान है 67.6। स्वीडन दूसरे स्थान पे है 64.2 के साथ। अमेरिका तीसरे स्थान पे है 63.5 के साथ। यूनाइटेड किंगडम जो यूके है वो आपको 62.4 मान के साथ चौथे स्थान पे है। और सिंगापुर पांचवें स्थान पे है 61.5 के साथ। ये थे ऊपर के 5 देश। अब हम लोग नीचे के कुछ देशों के बारे में देखें तो सबसे आखिरी स्थान यानी 132वां स्थान मिला है अंगोला को। अंगोला का मान है 10.3। नाइजर है 131वें स्थान पर, मान है 12.4। फिर 130 पे है बुरुंडी, 129 पे है माली। भारत को पड़ोसी देशों की रैंकिंग अगर देखें तो चीन है 12वें स्थान पर, उसके बाद भारत आता है 40वें स्थान पर। 88वें स्थान पे पाकिस्तान है, 90वें स्थान पे श्रीलंका है, 105 पे बांग्लादेश और 108 पे नेपाल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है G20 देशों में भारत में जीडीपी वृद्धि सर्वोच्च रहने का ओईसीडी का अनुमान। तो देखा जाए तो 19 सितंबर को मुख्यतः उच्च आय वर्ग के 38 देशों के अंतर सरकारी संगठन आर्थिक विकास एवं सहयोग संगठन, जिसे कहा जाए तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट यानी ओईसीडी, ने G20 देशों में विकास एवं मुद्रास्फीति आदि के संबंध में अपने ताजा पूर्वानुमान जारी किए हैं। और ओईसीडी जो इकोनॉमिक आउटलुक शीर्षक से जारी हुआ है, इस रिपोर्ट में बताया गया कि वर्तमान समय में जहां वैश्विक अर्थव्यवस्था में लगातार गिरावट के संकेत हैं, वहीं भारतीय अर्थव्यवस्था विकास के मार्ग पर सबसे तेजी गति से बढ़ रही है। रिपोर्ट की कहा गया है, रिपोर्ट के अनुसार कि जो वैश्विक अर्थव्यवस्था में 2023 में जो वृद्धि है वो 3% और 2024 में 2.7% रहने का अनुमान है। जबकि G20 देश में संयुक्त रूप से यह क्रमशः कहा जाए तो 3.5% और 2.7% अनुमान थे, ठीक है। देखिए G20 देशों में अगर कहा जाए तो 3.5% आपको 2023 के लिए है और 2024 के लिए है 2.7%। जितने G20 देश है उसके लिए, उसके अनुसार भारत का, ठीक है। वैश्विक अर्थव्यवस्था का जो वृद्धि दिखाया जा रहा है ये वैश्विक अर्थव्यवस्था का है, ठीक है। अब देखा जाए तो भारत में जो 2023 में जीडीपी है वो 6.3% और 2024 में 6% की वृद्धि का अनुमान है, ठीक है। और अगर G20 देशों में इसको देखा जाए, आंका जाए भारत का वृद्धि, तो वो सर्वोच्च होगी। चीन में 2023 में 5.1% और 2024 में 4.6% रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। इसमें आगे हम लोग देखें तो जो 2023-24 में जो जीडीपी वृद्धि के जो ओईसीडी का जो अनुमान है उसमें भारत पहले स्थान पे है। 2023 में 6.3 का अनुमान है और 2024 में 6% का अनुमान है।
दूसरे स्थान पे चीन है, फिर तीसरे स्थान पे इंडोनेशिया, चौथे पे तुर्की, पांचवें पे मैक्सिको, छठे पे ब्राजील, सातवें पे स्पेन, आठवें स्थान पे आता है अमेरिका। ठीक है, ये पूरा लिस्ट है। और साथ में अगर देखा जाए G20 विकसित राष्ट्र के बारे में, तो विकसित राष्ट्र का जो 2023 का संभावना है वह 1.5% और 1.2% 2024 के लिए। G20 की उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बारे में देखें तो 4.5% है 2023 के लिए और 3.9% है 2024 के लिए। और केवल G20 के बारे में, G20 के संपूर्ण G20 के बारे में देखें तो ये 3.1% है 2023 के लिए, अगर पूरे ओवरऑल G20 का है। ठीक है, और 2024 में ये 2.7% हो जाएगा। संपूर्ण विश्व में ये 3% और 2024 के लिए 2.7%। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पीएम विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ। तो 17 सितंबर को सुनार, लोहार, बढ़ई, राजमिस्त्री, कुम्हार और चर्मकार ये आदि जो है पारंपरिक कार्यक्रमों के हितार्थ केंद्रीय क्षेत्र की एक नई प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 73वें जन्म दिवस पर इसका शुभारंभ किया। ठीक है, और इस योजना का उल्लेख जो है वो वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन ने 2023-24 के जो बजट प्रस्तुत किए थे उस बजट भाषण में इसका उल्लेख किया गया था। ठीक है, और 16 अगस्त 2023 की बैठक में 13,000 करोड़ का परिव्यय के साथ इस योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंजूरी प्रदान मिल गई। ठीक है, और 18 ट्रेडर्स के कारीगरों को, ठीक है, 18 ट्रेडर्स के कारीगरों को इस योजना के जो पीएम विश्वकर्मा है उसके शुभारंभ के अवसर पर संबोधित किया और कहा कि इसके तहत उन सभी को लाभ हो सकेगा। इनमें कौन-कौन है वो 18 ट्रेडर्स, तो सुथार यानी बढ़ई, नाव निर्माता, अस्त्रकार, लोहे का काम करने वाले, टोकरी, चटाई, झाड़ू बनाने वाले, गुड़िया और खिलौना निर्माता, फिर सुनार, कुम्हार, जूते बनाने वाले, हथौड़ा, टूल किट निर्माता, ताला बनाने वाले, मूर्तिकार, पत्थर तराशने या तोड़ने वाले, फिर राजमिस्त्री, बाल काटने वाले, मालाकार, कपड़े धोने वाले, दर्जी और मछली पकड़ने वालों का जाल बनाने वाले इसमें शामिल हैं। ठीक है, और देखा जाए तो जो पात्र कारीगर हैं उनको कारोबार के लिए 3 लाख रुपए तक का ऋण 5% की रियायती ब्याज पर इस योजना के तहत उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, रियायती ब्याज में 8% की ब्याज सब्सिडी शामिल है। ठीक है, और देखा जाए तो प्रारंभ में 1 लाख का कर्ज दिया जाएगा, 1 लाख का ऋण लाभार्थी को देंगे और उस ऋण को जब वो पूर्ण भुगतान कर देगा तब 2 लाख तक का अतिरिक्त ऋण दिया जाएगा। स्किल अपग्रेडेशन के लिए 5 दिन की ट्रेनिंग की जाएगी। साथ ही 500 रुपए प्रतिदिन की स्टाइपेंड भुगतान ट्रेनिंग के दौरान किया जाएगा और टूल किट इंसेंटिव के रूप में 15,000 की ग्रांट दी जाएगी। डिजिटल लेन देन को प्रमोट करने के लिए 1 रुपए प्रतिदिन लेन देन का इंसेंटिव 100 लेन देन तक दिया जाएगा। तैयार उत्पादों के लिए क्वालिटी सर्टिफिकेशन, ब्रांडिंग, विज्ञापन जैसी मार्केटिंग सहायता योजना के तहत उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है पीएम उज्ज्वला योजना के तहत देश सब्सिडी अब 400 रुपए प्रति सिलेंडर। ठीक है, देश नहीं, यहाँ देश सब्सिडी होगा, देय। 29 अगस्त को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में रक्षाबंधन, ओणम के अवसर पर रसोई गैस पर सब्सिडी की राशि जो है वो 200 रुपए प्रति सिलेंडर की घोषणा सरकार ने की। इससे आम उपभोक्ताओं को गैस के मूल्य में 200 रुपए प्रति सिलेंडर की राहत मिली है। लेकिन इस प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत निःशुल्क गैस जो कनेक्शन दिया गया है उसमें 200 रुपए का प्रति सिलेंडर का सब्सिडी तो पहले ही दिया जा रहा था और अब 200 रुपए प्रति सिलेंडर का सब्सिडी बढ़ गया, यानी कुल मिलाकर 400 रुपए प्रति सिलेंडर सब्सिडी हो गया। इस पूरक सब्सिडी के कारण 2023-24 में 7,680 करोड़ का अतिरिक्त भार जो है वो सरकार पर पड़ने वाला है। 29 अगस्त 2023 की बैठक में देखें तो उज्ज्वला योजना के तहत 75 लाख अतिरिक्त गैस कनेक्शन भी प्रदान करने का निर्णय किया गया है। ठीक है, और इस योजना के तहत लाभार्थी की संख्या जो है वो 9.60 करोड़ से बढ़कर 10.35 करोड़ हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन यानी ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस। देखा जाए तो 9 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री श्री मोदी ने अब जैव ईंधन यानी बायोफ्यूल्स को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन यानी ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस की घोषणा की।
बायोफ्यूल्स का तात्पर्य है पेड़ पौधे, अनाज, शैवाल, भूसी एवं वेस्ट फूड आदि से बनाने वाले ईंधन। एथेनॉल का ईंधन के रूप में इस्तेमाल भी इसी का भाग है। बायोफ्यूल्स अलायंस में शामिल होने वाले देशों से पेट्रोल में एथेनॉल में का मिश्रण को बढ़ाकर 20% तक करने का अपील किया है। ठीक है, पेट्रोल में एथेनॉल का मिश्रण 20% होना चाहिए, यह अपील किया गया है। और विश्व में एथेनॉल बायोफ्यूल का उत्पादन के मामले में 3 अग्रणी देश हैं आपको। पहला है भारत, दूसरा ब्राजील और तीसरा अमेरिका है। इसी में आगे है, स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गठित इस गठबंधन की लॉन्चिंग के समय अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्राजील के राष्ट्रपति लुला डी सिल्वा और नरेंद्र मोदी भारत के साथ थे। अतिरिक्त गठबंधन की शुरुआत करने वाले अन्य देशों में इटली, संयुक्त अरब अमीरात, अर्जेंटीना, बांग्लादेश, दक्षिण अफ्रीका व मॉरिशस आदि शामिल हैं। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है, भारत में 2023 में आर्थिक वृद्धि का अपना अनुमान एशियाई विकास बैंक ने घटाया, फिर भी एशिया में यह वृद्धि सर्वोच्च होगी। तो देखा जाए तो सितंबर 2023 में ताजा अपडेट रिपोर्ट में भारत में 2023 में वृद्धि के पूर्वानुमान को 6.4% से घटाकर 6.3% जहां एडीबी ने किया, वहीं 2024 के लिए वृद्धि का पूर्वानुमान जो है वो 6.7% पर रही। ठीक है, और समूचे एशिया में जो श्रीलंका ही एकमात्र ऐसा देश है जहां 2022 के पश्चात अब 2023 में भी ऋणात्मक वृद्धि का अनुमान लगाया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, मॉर्गन स्टैनली ने 2023-24 के लिए भारत में वृद्धि का जो दर है पूर्वानुमान 6.2% से बढ़ाकर 6.4% किया। तो देखिए, चालू वित्तीय वर्ष जो 2023-24 की पहली तिमाही थी, अप्रैल जून 2023, उसमें भारत की जीडीपी में वृद्धि हुई 7.5% रहने का अनुमान। ठीक है, अनुमान है 7.5% रहने का, और ये मॉर्गन स्टैनली ने पहले व्यक्त किया था। एनएसओ के ताजा आकलन में यह 7.8% है। ठीक है, और ये वृद्धि जो है अपने अनुमान से अधिक रहने पर मॉर्गन स्टैनली ने वर्ष 2023-24 में वृद्धि के अपने पूर्वानुमान को भी 6.2% से बढ़ाकर 6.4% कर दिया है। बैंक का कहना है कि निजी निजी उपभोग में वृद्धि आशा से अधिक रहने के कारण विकास दर अपेक्षा से अधिक रही है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है फिच। फिच का भारत में 2023-24 में आर्थिक वृद्धि अनुमान 6.3% पर बरकरार। सितंबर 2023 में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है फिच, उसने चालू वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत में आर्थिक वृद्धि का अपना पूर्वानुमान को 6.3% पर बरकरार रखा है। 2024-25 में ये 6.5% रहने का ताजा अनुमान है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है एसएनपी। एसएनपी ने 2023-24 में भारत में वृद्धि के पूर्वानुमान को 6% पर बरकरार रखा। एसएनपी यानी कि स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, सितंबर 2023 में ग्लोबल रेटिंग एजेंसी है स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, उसने 2023-24 में अपने भारत में जीडीपी ग्रोथ का पूर्वानुमान 6% को ही बरकरार रखा है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में 2023 में वृद्धि जो है 3.9% ही रहने का अनुमान इस रेटिंग एजेंसी की इकोनॉमिक आउटलुक फॉर एशिया पैसिफिक Q4 2023 रिपोर्ट में व्यक्त किया है। ठीक है, और देखा जाए तो इस रिपोर्ट के अनुसार इस क्षेत्र में सर्वोच्च वृद्धि भारत में होगी। 2024-25, 2025-26 में भारत में वृद्धि जो है वो 6.9% रहने का एजेंसी का पूर्वानुमान है। नेक्स्ट है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक की दृष्टि से 165 देश में भारत 87वें स्थान पर। तो सितंबर 2023 में विभिन्न देशों के आर्थिक स्वतंत्रता की स्थिति के संबंध में कनाडा के थिंक टैंक फ्रेजर इंस्टीट्यूट की ताजा रिपोर्ट जारी हुई। इसका शीर्षक था इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड 2021 एनुअल रिपोर्ट। इस सूचकांक में कुल देश 165 थे और भारत का स्थान देखा जाए सूचकांक में, इस सूचकांक में भारत का जो स्थान था वो था 87वां। पिछले वर्ष 86वें स्थान पर था, इस बार 87वें स्थान पर है। ये रिपोर्ट जो है वो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक की आकलन सरकार के आकार, विधि प्रणाली और संपत्ति के अधिकार, स्वस्थ धन तक पहुंच, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की स्वतंत्रता तथा ऋण
श्रम एवं व्यवसाय के नियमन आदि मानकों के आधार पर की जाती है। आगे देखें तो इसमें आकलित जो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक का जो अधिकतम मान है वो है 10। किसी भी देश को आकलित सूचकांक 10 के जितना निकट होगा वो आर्थिक स्वतंत्रता की स्थिति उतनी बेहतर मानी जाएगी। सूचकांक में जो प्रथम 5 स्थान है उसमें पहला स्थान है सिंगापुर का, दूसरा हांगकांग का, तीसरा स्विट्जरलैंड का, चौथा न्यूजीलैंड का, पांचवा अमेरिका का। फिर देखा जाए तो रैंकिंग में सबसे निचला स्थान जो है वो है वेनेजुएला का, और आंकड़ों की अनुपलब्धता के कारण उत्तर कोरिया और क्यूबा को सूची में स्थान नहीं दिया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 5 वर्षीय रेकरिंग जमा योजना में ब्याज दर में 0.2% बिंदु की वृद्धि, ठीक है, और अन्य लघु बचत योजनाओं में ब्याज अपरिवर्तित। तो देखा जाए तो मुख्यतः डाकघर के माध्यम से जो सरकार के द्वारा संचालित लघु बचत योजना है उस पर ब्याज दरों का निर्धारण सरकार के द्वारा प्रति तिमाही आधार पर किया जाता है, मतलब प्रति 3 महीने पे किया जाता है। बचत खाते पर देखें, अभी हम लोग लास्ट देखेंगे 1 अक्टूबर 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक का, तो वो 4% है। 1 वर्षीय सावधि जमा 6.9% है। 2 वर्ष का सावधि जमा अगर हम लोग देखें तो ये है 7%, ठीक है। फिर आपको 3 वर्ष का जो सावधि जमा है वो है आपको 7%, 5 वर्ष का सावधि जमा है आपको 7.5%, ठीक है। ये आपको हम पीडीएफ में दे देंगे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सितंबर माह में एक ही दिन में 9 रूट मार्गों पर वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ियों का परिचालन प्रारंभ। तो देखा जाए तो वंदे भारत एक्सप्रेस जो केवल 52 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर की प्रति घंटा की गति पकड़ सकती है, 160 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल सकती है, ठीक है, उसके 9 रूट मार्गों पर और चलाया गया है। अगस्त 2023 के अंत तक कुल 25 वंदे भारत एक्सप्रेस थी, और 24 सितंबर 2023 में एक ही दिन में 9 रूट मार्गों पर रेलगाड़ियों को हरी झंडी दिखाई गई, और 9 रेलगाड़ियों को शुरू होने में देश में अब तक 34 रूट मार्गों पर वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी परिचालित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं हम लोग नियुक्ति की ओर, जहां पहला है कि श्रीलंका में भारत के नए उच्चायुक्त नियुक्त हुए संतोष झा। फिर ऑस्ट्रेलिया में भारत के नए उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं गोपाल बागले। ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन यानी एबीसी के नए अध्यक्ष चुने गए हैं श्रीनिवासन के स्वामी चुने गए हैं। आर के स्वामी हंसा ग्रुप के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। फिर नेक्स्ट है एचडीएफसी बैंक के प्रबंधक निदेशक सह सीईओ पुनर्नियुक्त हुए हैं शशिधर जगदीशन। फिर है कोटक महिंद्रा बैंक के अंतरिम प्रबंधक निदेशक सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो नियुक्त हुए हैं वो है दीपक गुप्ता। आईसीआईसीआई बैंक के प्रबंधक निदेशक सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी पुनर्नियुक्त हुए हैं संदीप बख्शी। और भारतीय फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान सोसाइटी का अध्यक्ष और संचालन परिषद का अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं आर माधवन, अभिनेता हैं। फिर संघ लोकसभा आयोग यानी यूपीएससी के नए सदस्य नियुक्त हुए हैं दिनेश दास। आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर पुनर्नियुक्त हुए हैं 1 वर्ष के एक और कार्यकाल के लिए, तो यह है एम राजेश्वर राव। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं हम लोग विविध की ओर। विविध में पहला है भारत ड्रोन शक्ति 2023। तो 25 से 26 सितंबर को भारतीय ड्रोन उद्योग की क्षमता के प्रदर्शन हेतु 2 दिवसीय प्रदर्शनी भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन गाजियाबाद स्थित हिंडन एयरबेस पर हुआ। अनेक स्वदेशी कंपनियों ने ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया और भारतीय वायुसेना की सह मेजबानी में आयोजित प्रदर्शनी में अपने हाईटेक ड्रोन्स का प्रदर्शन किया गया। कृषि, आपदा राहत, लॉजिस्टिक उपयोग के अतिरिक्त सैन्य उपयोग वाले ड्रोन्स का भी प्रदर्शन भी कंपनियों ने इसमें किया है। और डीआरडीओ द्वारा विकसित जो ऐसे ड्रोन्स का डिजाइन भी प्रदर्शित किया गया जिनके द्वारा मिसाइलों और बमों का उपयोग भी सेना द्वारा किया जा सकता है। यूरोप से आयातित C-295 परिवहन विमान भी, और भारतीय वायुसेना के रक्षा मंत्री डॉक्टर राजनाथ सिंह ने हिंडन एयरबेस पर औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना को इसे शामिल किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम अब शहीद कप्तान तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। तो देखा जाए तो उधमपुर रेलवे स्टेशन जो है वो आपको जम्मू कश्मीर में है, जिसका नाम बदल दिया गया है। अब किया गया है उसका नाम
शहीद कप्तान तुषार महाजन, ठीक है, ये 16 सितंबर 2023 को उत्तर रेलवे ने इस आशय का औपचारिक अधिसूचना जारी की है। और 25 मई 2087 के बारे में देखें, ठीक है, 25 मई 2087 को उधमपुर में ये जन्मे थे कैप्टन तुषार महाजन, और आतंकवादियों ने फरवरी 2016 में एक टकराव में 9 पैराशूट कमांडो के कप्तान तुषार महाजन को शहीद कर दिया था, ठीक है, और इन्हें शौर्य चक्र से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, औरंगाबाद का नाम अब छत्रपति संभाजी, जबकि उस्मानाबाद का नाम धाराशिव। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नाम अब छत्रपति संभाजी किया गया और उस्मानाबाद का नाम धाराशिव हो गया। 15 सितंबर 2023 को औपचारिकताओं के पश्चात नाम परिवर्तन की औपचारिक अधिसूचना जारी की गई है। देखा जाए तो मोरक्को में भीषण भूकंप आया, 3000 से अधिक लोगों की मृत्यु। तो देखिए, इस टॉपिक में देखें तो 8 सितंबर को अफ्रीकी देश है मोरक्को, वहां हाई एटलस पर्वतों में मराकेस में जान माल की भारी क्षति हुई। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार देखें तो 3000 से अधिक लोगों की मौत हुई है, जबकि हजारों लोग बेघर हो गए हैं। भूकंप की जो तीव्रता थी वो थी 6.8, ठीक है, रिक्टर स्केल पर 6.8 थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब मूव करते हैं हम लोग पुरस्कार सम्मान की ओर, जहां पहला है संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार। 16 सितंबर को संगीत, लोक संगीत, नृत्य, थिएटर एवं अन्य कलाओं में विशिष्ट उपलब्धियों वाले 75 वर्ष से अधिक उम्र के 84 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया। ये पुरस्कार जो है वो 75 वर्ष से अधिक उम्र के ऐसे कलाकार को दिया जाता है जिन्हें अपने करियर में अब तक कोई राष्ट्रीय सम्मान नहीं मिला है। पुरस्कृत 84 कलाकारों में 70 पुरुष हैं और 14 महिला कलाकार शामिल हैं। अगला देखते हैं। नेक्स्ट है 75 राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार, ठीक है, 75 शिक्षक को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 से सम्मानित। तो देखिए 5 सितंबर को देश भर में चयनित कुल 75 शिक्षकों को वर्ष 2023 के लिए राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में विज्ञान भवन में आयोजित एक समारोह में सम्मानित किया। पुरस्कृत शिक्षकों में 50 स्कूली शिक्षकों के अतिरिक्त उच्च शिक्षा संस्थानों के 13 तथा कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के 12 शिक्षक शामिल हैं। और इसमें जो पुरस्कार राशि है वह है 50-50 हजार रुपए की नगद राशि, रजत पदक और प्रशस्ति पत्र। चलिए नेक्स्ट देखें। तो नेक्स्ट है आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास को अमेरिकी ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका का सम्मान। तो देखिए, अमेरिकी फाइनेंस पत्रिका है ग्लोबल फाइनेंस, उसने वर्ष 2023 के लिए केंद्रीय बैंक के गवर्नर की रेटिंग जारी की है और उसमें आरबीआई के बैंक गवर्नर जो है, आरबीआई के गवर्नर, उनको शक्तिकांत दास को A+ ग्रेडिंग प्रदान की गई है और ये सर्वोच्च ग्रेडिंग केवल 3 गवर्नर को ही दी गई है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है डॉक्टर स्वाति नायक को नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार 2023। तो देखा जाए तो वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन के वर्ष 2023 के फील्ड फाउंडेशन अनुप्रयोग के लिए नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार दिया गया। डॉक्टर स्वाति नायक अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, ठीक है, डॉक्टर हैं और ये आपको कार्यरत है, अभी भारतीय वैज्ञानिक हैं। और 2024 से 26 अक्टूबर 2023 को देखा जाए तो डॉक्टर स्वाति नायक को यह पुरस्कार जो है अमेरिका में अयोव में बोरलो की स्मृति में कार्यक्रम में ये प्रदान किया जाएगा और ये पुरस्कार जो है वो 40 वर्ष से कम उम्र के वैज्ञानिकों को ही दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वर्ष 2023 के रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। तो देखिए, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है वो 30 अगस्त को फिलीपींस के रेमन मैग्सेसे फाउंडेशन ने 65वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की घोषणा की है। इसमें कुल 4 हस्तियों की दिया गया है, ठीक है, 4 हस्तियों को चुना गया है। इसमें भारत के एक है कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रवि कन्नन और उसके बाद 3 अन्य लोग भी हैं जिसमें आपको यूजीएनईओ लेमांस है, यूजीनो लेमांस, ठीक है, यूजीनो लेमांस तिमोर लेस्ते के पर्यावरणवादी हैं। फिर आपको रक्षंद कोरवी जो है, रक्षंद कोरवी आपको शिक्षा के प्रसार के लिए संघर्षरत रहे बांग्लादेशी हैं। फिर है आपको मीडियम कोरोनेल फेरर जो कि फिलीपींस के ही हैं, शांति में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए इस दिशा में प्रयासरत रही हैं। चलिए नेक्स्ट देखें।
नेक्स्ट है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2022। तो देखा जाए तो विज्ञान के 7 विभिन्न शाखाओं में उत्कृष्ट योगदान के लिए देश के 12 चुनिंदा वैज्ञानिकों को शीर्ष वैज्ञानिक का CSIR यानी कि काउंसिल ऑफ रिसर्च साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के वर्ष 2022 का शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया। पुरस्कार राशि है 5 लाख रुपए। जैविक विज्ञान है डॉक्टर अश्विनी कुमार और डॉक्टर मुडिका सुब्बा रेड्डी। फिर आपको रसायन विज्ञान में दिया गया है डॉक्टर अक्काटू टी बीजू को, जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु से हैं। फिर दूसरा है डॉक्टर देवव्रत मैती। नेक्स्ट देखें तो पृथ्वी और वातावरण, समुद्र एवं खगोल विज्ञान यानी अर्थ एटमॉस्फेयर ओशियन एंड प्लानिटरी साइंस, डॉक्टर विमल मिश्र IIT गांधीनगर। इंजीनियरिंग विज्ञान साइंस में देखा जाए तो डॉक्टर दीप्ति रंजन साहू को दिया गया है और डॉक्टर रजनीश कुमार को दिया गया। ठीक है, इंजीनियरिंग विज्ञान साइंस में डॉक्टर दीप्ति रंजन साहू को और रजनीश कुमार को, और पृथ्वी वातावरण समुद्र खगोल विज्ञान में दिया गया है डॉक्टर विमल मिश्रा को, जो कि IIT गांधीनगर से है। इन दोनों का हो गया। और तीसरा अब आते हैं हम लोग गणित विज्ञान की ओर यानी मैथमेटिकल साइंस की ओर। तो इसमें देखिए तो डॉक्टर अपूर्वा खड़े को दिया गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के, और डॉक्टर नीरज कायल को दिया गया है माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च एंड बेंगलुरु के। ठीक है, और देखा जाए तो चिकित्सा विज्ञान मेडिकल साइंसेज में जो दिया गया है वो दिया गया है डॉक्टर दिव्यमान गांगुली को। डॉक्टर दिव्यमान गांगुली जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी कोलकाता में है। और भौतिक विज्ञान में हम लोग देखें फिजिक्स में तो ये दिया गया है फिजिकल साइंस में दिया गया है डॉक्टर वासुदेव दास गुप्ता को और डॉक्टर अनिंदम दास को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है विज्ञान प्रौद्योगिकी वनावचार। ठीक है, विज्ञान प्रौद्योगिकी वनावचार क्षेत्र में नए राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 21 सितंबर 2023 को विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय की विज्ञप्ति के अनुसार राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार विज्ञान के 13 विभिन्न क्षेत्रों में प्रदान किया जाएगा। 13 क्षेत्र अगर हम लोग देखें तो भौतिकी, रसायन विज्ञान, जैविक विज्ञान, गणित और कंप्यूटर विज्ञान, पृथ्वी विज्ञान, चिकित्सा, इंजीनियरिंग साइंस, कृषि विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष विज्ञान तथा प्रौद्योगिकियों की और अन्य है। ठीक है, देखा जाए अन्य पुरस्कार में देखें, अन्य पुरस्कार जो निम्नलिखित 4 श्रेणी में दिए जाएंगे उसमें आपको विज्ञान रत्न दिया जाएगा। विज्ञान रत्न का मतलब है यह पुरस्कार विज्ञान और प्रौद्योगिकी के किसी भी क्षेत्र में की गई जीवन भर की उपलब्धियों और योगदान के लिए मान्यता देगा। फिर आएगा विज्ञान श्री। ये पुरस्कार विज्ञान और प्रौद्योगिकी के किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट योगदान को मान्यता देगा। फिर आएगा विज्ञान युवा। ये शांति स्वरूप भटनागर का यह पुरस्कार जो है वो 45 वर्ष की आयु तक के युवा को वैज्ञानिकों को मान्यता देगा और प्रोत्साहित करेगा जिन्होंने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के किसी भी क्षेत्र में असाधारण योगदान किया है। फिर चौथा आता है विज्ञान टीम। ये पुरस्कार 3 या अधिक वैज्ञानिक शोधकर्ताओं अन्वेषकों की ऐसी टीम को दिया जाएगा जिन्होंने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के किसी भी क्षेत्र में एक टीम के रूप में काम करके असाधारण योगदान दिया है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है वर्ष 2021 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। तो देखा जाए तो 26 सितंबर 2023 को सिनेमा जगत के सर्वोच्च 53वें दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार की घोषणा की गई और ये केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने की। विजेता थे बॉलीवुड के बीते वर्षों के जाने माने अभिनेत्री और नृत्यांगना वहीदा रहमान। भारतीय सिनेमा जगत का सर्वोच्च सम्मान उन्हें 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के वितरण समारोह में प्रदान किया जाएगा और इस पुरस्कार के तहत स्वर्ण कमल के साथ 10 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। भारत सरकार ने 1972 में पद्मश्री से तथा 2011 में पद्म भूषण से उन्हें सम्मानित किया था। आगे देखें तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है वो देश के सिनेमा जगत का सर्वोच्च पुरस्कार है जो कि सिनेमा के क्षेत्र में रचनात्मक योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। वहीदा रहमान ये पुरस्कार पाने वाली 53वीं हस्ती हैं और 8वीं महिला हैं। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं निधन की ओर। पहला है हीथ स्ट्रीक। हीथ स्ट्रीक जो थे वो जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान थे
जिनका 49 वर्ष की आयु में निधन हो गया। फिर है अरुण कुमार सिन्हा, भारतीय पुलिस सेवा में सेवारत अधिकारी अरुण कुमार सिन्हा का 61 वर्ष की आयु में गुरुग्राम में निधन हो गया। 2016 से स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी एसपीजी के निदेशक का कार्यभार वो संभाले हुए थे। फिर नेक्स्ट है एमएस स्वामीनाथन, भारत के हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं और वो एक महान कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन का 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया। भारत सरकार ने उन्हें 1967 में 1967 में पद्मश्री, 1972 में पद्म भूषण और 1989 में पद्म विभूषण से उन्हें सम्मानित किया है। और नेक्स्ट है सरोजा वैद्यनाथन, प्रसिद्ध भरतनाट्यम नृत्यांगना है सरोजना वैद्यनाथन, उनका 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया। अब आते हैं पुस्तक की ओर। तो एलन मस्क जो बुक है उसके लेखक हैं वॉल्टर इसास्कॉन। फिर है वी ऑल्सो मेक पॉलिसी, इसके लेखक है सुभाष चंद्र गर्ग। फिर है स्मोक एंड एसेस, लेखक हैं अमिताभ घोष। फिर नेक्स्ट है यू मस्ट नो योर कॉन्स्टिट्यूशन, इसके लेखक हैं फाली एस नरिमन। फिर है द एक्सचेंज, इसके लेखक हैं जॉन ग्रिशम। चलिए नेक्स्ट देखें। फिर नेक्स्ट है बुकर पुरस्कार 2023 हेतु अल्प सूचीबद्ध यानी शॉर्टलिस्ट 6 पुस्तक। तो 21 सितंबर 2023 को 6 पुस्तकों को सूचीबद्ध किया गया है, अल्प सूचीबद्ध किया गया मतलब शॉर्टलिस्ट किया गया है और 26 नवंबर 2023 को वर्ष 2023 के बुकर पुरस्कार की घोषणा की जाएगी। इसमें आपको देखा जाए तो वेस्टर्न लेन जिसके लेखक हैं चेतना मारू, फिर है प्रॉफिट सॉन्ग, इसके लेखक हैं पॉल लिंच, फिर है बी स्टिंग, इसके लेखक हैं पॉल मुरे, फिर है स्टडी फॉर ओबीडियंस, इसके लेखक हैं सारा बर्नस्टीन, कनाडा के हैं। और फिर आपको है इफ आई सर्वाइव यू, इसके लेखक हैं जोनाथन एस्कॉर्फी, अमेरिका के। और फिर है दिस अदर ईडन, इसके लेखक हैं पॉल हार्डिंग। ठीक है, इन सभी पुस्तकों का चयन किया गया है बुकर पुरस्कार के लिए, जिसका घोषणा होगा 26 नवंबर को। चलिए नेक्स्ट देखें। तो चलिए ये वीडियो यहीं तक था। प्रतियोगिता दर्पण पीडीएफ आपको नवंबर 2023 का पीडीएफ अपलोड हो चुका है, आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, नहीं तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। वैसे आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा, वहां भी नोटिफिकेशन दिए जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जाम वर्ल्ड।